मिशन 2022 को लेकर सभी सियासी दलों ने अपनी कमर कस ली है। सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में है और कांग्रेस भी अगर हम बात करें पिछले सालों के मुकाबले तो इस बार ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। शायद इतनी सक्रियता पिछले कई चुनाव में कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिली। उत्तर प्रदेश की जिन लोगों के हाथ में कमान दी गई है उसमें एक बड़ा नाम है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए गए भूपेश बघेल जी, जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ में हैं। सीधे उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आपको, बड़ी इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस 3 दशक से ज़्यादा का समय हो गया और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें सबसे बड़ा राज्य है लेकिन सत्ता से बाहर है। क्या लगता है कैसे इस चुनौती का सामना करेंगे, कैसे सत्ता तक पहुंचाएंगे पार्टी को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जागरूकता तो लोगों में है ही। पिछले 3 दशक में जो हालात हैं उसके बारे में मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं, पूरे प्रदेश और देश भी जानते हैं। लेकिन अभी जो परिवर्तन कांग्रेस में जो देखने को मिला है वो ये है कि यहाँ के कांग्रेस के जो कमान है वो प्रभारी महामंत्री के रूप में प्रियंका जी का, और प्रियंका जी ने जिस प्रकार से आम लोगों के दुख दर्द में जिस प्रकार से भागीदार बनी और सरकार को लगातार घेरने में वो सफल रही है और सरकार से परेशान भी हुई है। चाहे वो सोनभद्र का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, हाथरस का मामला हो, और अभी ताज़ा तरीन जो घटना लखीमपुर की हुई है और जिस प्रकार से लीड प्रियंका जी ने लिया है, तो एक आम जनमानस में, किसानों के बीच में, आम जनता के बीच में लगा कि हाँ, ये इसमें नेतृत्व क्षमता है और जो उत्तर प्रदेश चाह रही थी, जिस नेतृत्व की आवश्यकता महसूस कर रही थी, वो नेतृत्व हमें प्रियंका जी के रूप में मिला है। सर, लखीमपुर का आपने जिक्र किया। लखीमपुर की जब घटना हुई तो आप लोग भी आए थे लखनऊ। आप लोग लखीमपुर जाना चाहते थे, चाहे प्रियंका जी हों, चाहे आप, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री, सभी लोगों को पहले रोका गया, बाद में अनुमति मिली, आप लोगों की सरकार ने मदद भी की। उस पूरी घटना को आप किस तरह से देखते हैं लखीमपुर की? देखिए, एक तरफ ये है कि उस घटना के बारे में कहें और जिस प्रकार से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, वो उस मानसिकता का प्रदर्शन करती है जो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में है, जहन में है। लगातार किसानों के खिलाफ में पिछले कुछ महीनों से, सालों से जो उनके अंदर में जो चर्चा हो रही है, उसके प्रतिनिधि के रूप में वो मंत्री का लड़का सामने आया है। और ये कह सकता हूँ मैं कि भारतीय जनता पार्टी घोर किसान विरोधी है, जिसका प्रदर्शन लखीमपुर के सड़कों पे हुआ है। दूसरी बात यह है कि जहाँ जहाँ इस प्रकार से घटनाएं घटती है, विपक्षी दल के लोग जाते ही हैं, चाहे वो मेरे प्रदेश हो, चाहे किसी और प्रदेश में हो। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से प्रियंका जी को रोका गया, मुझे मेरे हवाई जहाज़ के यहाँ उतरने नहीं दिया गया। मैं दिल्ली गया, दिल्ली से फिर यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मुझे एयरपोर्ट में बाहर निकलने नहीं दिया। जबकि अमृत महोत्सव में, आज़ादी का अमृत महोत्सव, प्रधानमंत्री आम सभा को संबोधित कर रहे हैं और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को बोलते हैं कि आप एयरपोर्ट के बाहर नहीं जा सकते क्योंकि लखनऊ में 144 धारा लगा हुआ है। तो 144 धारा किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए लगा हुआ है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए 144 धारा नहीं है। मैं सीतापुर नहीं जा सकता, मैं लखीमपुर नहीं जा सकता। फिर दूसरे दिन फिर राहुल जी के साथ हम लोग आए, हम लोग फिर एयरपोर्ट में हमको धरना देना पड़ा। तब जाके हम लोग गए सीतापुर और प्रियंका जी से मिले, तो वो भी वहाँ जो लोग बाहर में प्रियंका जी के साथ जो रेस्ट हाउस के बाहर में जो हज़ारों लोग बैठे थे, उनसे बात करने तक नहीं दिए। हमने कहा हमारा उद्देश्य तो लखीमपुर के जो पीड़ित परिवार हैं उन तक पहुँचना है। फिर हम लोग गए, देर रात तक के गए, सारे लोग सड़कों पे लोग इंतज़ार कर रहे थे, गांव में इंतज़ार कर रहे थे, उन घरों में लोग इंतज़ार कर रहे थे और एक उन लोगों को एक संबल भी मिला। वो किसान अपने आप को फिर प्रियंका जी, राहुल जी जब गए तो, और चन्नी जी भी साथ में थे, तो लगा कि हमारे साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। तो ये अंतर हमको दिखाई पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है इस पूरे प्रकरण में। ये बेहद देश के लिए बहुत खतरनाक है। सर, बतौर पर्यवेक्षक कई बार आपका दौरा हो चुका है उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है कितनी हवा बन चुकी है कांग्रेस के लिए? क्योंकि चुनौती तो है,
और कह सकते हैं अपना अस्तित्व भी बचाना है, कोई ज़मीन हासिल करनी, क्या हवा बन चुकी है, क्या ऑब्जर्व किया आपने? देखिए, जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है। अब जिस प्रकार से बनारस की सभा कही है, कल प्रधानमंत्री जी गए थे, कुर्सियाँ खाली थी, और प्रियंका जी गई तो वहाँ खचाखच भरे हुए थे लोग। इतनी बड़ी सभा पिछले 30-40 सालों में कभी नहीं हुई जितनी बड़ी सभा बनारस में प्रियंका जी हुई। और लगातार जो कार्यक्रम हो रहे हैं और जिस प्रकार के जो घोषणा अभी प्रियंका जी ने 7-8 घोषणाएं की है, लोगों का आकर्षण बढ़ा है, लोग उधर ध्यान दे रहे हैं। चर्चा अभी उत्तर प्रदेश में केवल प्रियंका जी की जो 7 प्रतिज्ञाएं हैं, 8 प्रतिज्ञाएं हैं, उस पर हो रही है। चाहे किसानों के कर्ज माफ़ की बात हो, चाहे वो 2500 रुपये में धान खरीदने की बात हो, धान और गेहूं खरीदने की बात, 400 रुपये गन्ने की बात हो, चाहे मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और स्कूटी और जो दूसरी घोषणाएं हैं। तो इन घोषणाओं की लगातार चर्चा आम जनता में, किसानों के बीच में, महिलाओं के बीच में, युवाओं के बीच में ये चर्चा हो रही है। ये बड़ी ये संकेत करता है कि आम जनता का रुझान किस तरफ जा रहा है। सर, आपने प्रतिज्ञाओं की बात की है तो उस पर चर्चा करते हैं। प्रतिज्ञा यात्रा भी चल रही है उत्तर प्रदेश में, तो जो ये प्रतिज्ञाएं हैं, जैसे चाहे स्मार्टफोन देने की बात हो, स्कूटी देने की बात हो, या अभी तो 10 लाख का मेडिकल कवर देने की भी घोषणा की है प्रियंका जी ने, इन चीज़ों को अगर हम बात करें अमली जामा कैसे पहनाएंगे? और कुछ योजनाएं जाहिर है इसमें से छत्तीसगढ़ में भी चल रही होंगी इससे जुड़ी, उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में राहुल जी 2018 के पहले लगातार गए और उन्होंने किसानों से वादा किया था कि ऋण माफ़ी करेंगे। वहाँ सभी किसानों के 18 लाख किसान के, हमारा छोटा राज्य है, 18 लाख किसानों के 9,000 करोड़ रुपये माफ़ किया। आज 22 लाख किसानों के धान की खरीदी और 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी कर रहे हैं। और वो पहले साल तो हम 2500 रुपये में खरीदे किया, भारत सरकार ने अड़ंगा लगाया तो हम इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं प्रति एकड़ 9,000 रुपये के हिसाब से, जो 2500 रुपये क्विंटल से समर्थन मूल्य धान खरीदी कर रहे हैं और इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं, तो 2500 से ऊपर पड़ रहा है, तो वो भी दे रहे हैं। 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा भी हमने किया है। वहाँ लोहांडीगुड़ा में जो आदिवासी जमीन ली गई थी वापस करने का हमने वादा किया था, वो वापस कर दिया। 4200 एकड़ जमीन वापस कर दिया किसानों आदिवासियों की। तो उन्होंने तेंदुपत्ता जो हमारे बीड़ी जिसे बनाते हैं उसके 4000 प्रति मानक बोरक दर से खरीदी करेंगे, वो हमने किया। तो जो वादे हमने आम जनता से किए थे वो हम कर रहे हैं। 5 लाख तक के स्वास्थ्य योजनाओं में हम उसे छूट दिए हैं। बड़ी बीमारियां होंगी तो 20 लाख तक के विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना मुख्यमंत्री, उसके नाम से 20 लाख तक पूरे देश में सर्वाधिक हम दे रहे हैं। यहाँ 10 लाख तक यदि कहें तो कोई इसको नहीं कर सकेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ऋण माफ़ी जब छत्तीसगढ़ में हो गए तो यहाँ भी हो सकता है। 2500 रुपये वहाँ खरीदी हो रही थी, यहाँ भी हो सकता है। गन्ना खरीदी हम 355 रुपये में कर रहे हैं, पूरे देश में सर्वाधिक है। यदि प्रियंका जी ने 400, कांग्रेस पार्टी 400 कहा है तो निश्चित रूप से करेंगे हम। तो छत्तीसगढ़ में हमने कर दिखाया वो सब चीज़ें, यहाँ भी होगा। एक प्रतिज्ञा उन्होंने जो सबसे पहली घोषणा की थी वो थी 40% सीटों पर महिलाओं को उतारने की जी। छत्तीसगढ़ में क्या इस तरह की कोई व्यवस्था अभी लागू है या भविष्य के लिए सोची है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पंचायती राज लागू किया और उसमें 30% महिलाओं का आरक्षण की बात कही थी। तब लोग बोलते थे 30% महिलाएं कहाँ से आएगी। आज छत्तीसगढ़ में पंचायती राज में 50% का आरक्षण है और आज 60% से ऊपर महिलाएं जीत के आ रही हैं। नगरीय निकायों में भी 30% से ऊपर महिलाएं चुनाव जीत के आ रही हैं। तो यदि उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, इसके पहले आप यूपीए के जो घोषणा पत्र हैं उसमें महिलाओं को रिजर्वेशन विधानसभा लोकसभा में देने की बात उन्होंने कही थी। दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन सोनिया जी लगातार इस बात को दबाव बना कर रखी थी। एनडीए के जो पहले सरकार थी उसमें लगातार वो दबाव बना कर रखी थी कि जो महिला संबंधित जो विधेयक है उसको लोकसभा में पारित किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके घोर विरोधी रहे। आरएसएस में तो महिला कोई सदस्य भी नहीं होती, फिर आरक्षण देने की बात कहाँ से आएगी इनकी। तो महिलाओं को आगे लाने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया। यदि देश में आज़ादी मिले, आज़ादी के बाद महिलाओं को संपत्ति रखने का भी अधिकार यदि किसी ने दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। ये तो उस समय भी उसका विरोध करते थे, उस बिल का विरोध किया तो उस जलाए थे भारतीय जनता, उस समय तत्कालीन जनसंघ पार्टी के लोग।
तो ये तो महिला विरोधी शुरू से रहे हैं। महिलाओं को आगे लाने का काम तो कांग्रेस ने किया। पहला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी रही 17 साल तक के प्रधानमंत्री के रूप में, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कांग्रेस के, लोकसभा के अध्यक्ष कांग्रेस ने पहले बनाया, राष्ट्रपति पहले बनाया। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में यदि प्रियंका जी ने 40% देने की बात की तो ये बहुत क्रांतिकारी कदम है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और एक जगह वातावरण बनेगा तो फिर दूसरी जगह भी इसकी शुरुआत होगी। तो शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी करती है। सर, अगर बात करते हैं, स्ट्रैटेजी पर आते हैं कि चुनाव है, जाहिर है घोषणाएं बहुत सी होती हैं। जब कोई दल निकलता है तो एक स्ट्रैटेजी के तहत निकलता है। अगर हम भाजपा की बात कर रहे हैं, 2017 के चुनाव के परिणाम हम देखें तो भाजपा को करीब 3,44,00,000 से ज़्यादा वोट मिले, 39% से ऊपर वोट शेयर था और बहुमत से सरकार आई थी। इस बार उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 4 करोड़ सदस्य हम कर लेंगे और मैदान में रहेंगे। उनको लगता है कि वोट शेयर भी इससे बढ़ेगा, तो ये उनकी स्ट्रैटेजी हुई। अब ये सदस्य कैसे बनेंगे उसकी भी तैयारी है। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? घोषणाएं कर दी, सरकार बनाने की बात की, लेकिन आखिर क्या स्ट्रैटेजी होगी जिसके तहत हम ये करेंगे? देखिए, जहाँ तक के रणनीति की बात है, कितना सदस्य हो जाते हैं उससे कोई वोट से कोई संबंध नहीं है। यदि सदस्यों की बात कहें तो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य क्या पश्चिम बंगाल में कम थे, लेकिन एक सदस्य भी नहीं जीत पाए। तो ये इससे उससे कोई आकलन नहीं। सवाल इस बात का कि किस मुद्दे को लेकर जा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के पास दो ही है, एक धर्मांतरण, दूसरा सांप्रदायिकता। उसके अलावा कुछ नहीं है। किसानों का आय दुगुना करने की बात उन्होंने कही थी, उसके बारे में क्या जवाब देंगे? रोजगार देने की बात उन्होंने कही, सरकारी नौकरी देने की बात कही, उसके बारे में क्या कहेंगे? महंगाई कम करने की बात उन्होंने की थी, उसका क्या हुआ? तो ये सारे बात हैं, वो जनता के सामने पिछले समय जो आपने वादा किया था वो सब सामने आएंगे। आपके पास क्या है? आपने 5 साल कुछ किया नहीं है, तो काट खंडी बार बार नहीं चढ़ेगा। एक बार भावनात्मक रूप से निर्णय लेंगे, बार बार भावनात्मक रूप से निर्णय लेंगे। वो अपने समस्या के निदान चाहते हैं। जनता, किसान, मजदूर, महिला, नौजवान सब अपने समस्याओं का हल चाहते हैं। और आज देश में बेरोजगारी बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, लोग किसानों को दाम नहीं मिल रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश में 800 से 1100 रुपये क्विंटल में धान बिक रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में हम 1950 रुपये समर्थन मूल्य में खरीदेंगे, करेंगे, इनपुट सब्सिडी भी देंगे। तो आप किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? नौजवानों के लिए क्या कर रहे हैं? महत्वपूर्ण बात यह है। आपके सदस्य कितने हैं? ठीक है, आपकी बात पहुंचाने के लिए वो एक माध्यम है, लेकिन क्या उसके सदस्य उतने वोट दे देंगे? ये मिस्ड कॉल से सदस्य बनाए हैं, और हमने देखा मिस्ड कॉल से सदस्य बनाने के बाद जितने सदस्य छत्तीसगढ़ में बनाए थे उतने वोट भी नहीं मिले थे। छत्तीसगढ़ में यही हुआ, यहाँ भी यही होगा। सर, आपने बंगाल की चर्चा की अभी, तो बंगाल पे एक सवाल लेते हैं। बंगाल के जो चुनाव हुए, जिस साथ भाजपा ने कह सकते हैं पूरी ताकत झोंक दी, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर सीटें भी उनकी काफ़ी बढ़ी, लेकिन एक टैक्टिकल वोटिंग जो हुई, सभी दल एक तरफ हो गए, एक तरह से कह सकते हैं। क्या कुछ वैसी स्ट्रैटेजी उत्तर प्रदेश के लिए भी? क्योंकि लगातार ये हो रहा है। अगर हम बात करें गठबंधन की, तो समाजवादी पार्टी कहती है हम छोटे दलों साथ करेंगे, कांग्रेस की भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं है रणनीति। तो यहाँ पर भी क्या कुछ टैक्टिकल वोटिंग होगी या गठबंधन को लेकर कुछ करेंगे? कैसे करेंगे? पश्चिम बंगाल को भारतीय जनता पार्टी ने कितना महत्व दिया, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 7 चरण में चुनाव हुए, पूरे देश में कोरोना फैल रहा था और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी प्रचार में जुटे हुए थे, और कोरोना में लोगों को मर जाने दिया, लेकिन उसके निदान के लिए ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था तक नहीं की। इतना महत्व दिया, उसके बाद ही पिट गए। तो लोगों ने नकार दिया है और वो सिलसिला अब जारी हो चुका है। सर, अगर बात करें, भाजपा जो है लगातार जातीय सम्मेलन कर रही है, इस समय काफ़ी चर्चा में है। और पिछले कुछ चुनाव को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जिस दल के साथ ज़्यादातर ब्राह्मण वोट बैंक जुड़ा है वो सत्ता में पहुंचा है। कांग्रेस की कोई ऐसी योजना, क्या जातीय सम्मेलन इस तरह से करेंगे या ब्राह्मण वोट बैंक को किस तरह साधेंगे, या कोई विशेष वोट बैंक जिस पर ज़्यादा निगाह रहेगी? देखिए, एक तो हमने संगठन को मजबूती देने के काम लगातार प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं, और इसमें 75 जिलों में हमारे प्रशिक्षण के काम हुए। न्याय मंडल स्तर पे, न्याय पंचायत के स्तर पे हमने किया। अब पंचायत स्तर पे हम लोग प्रशिक्षण का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता चार्ज हैं, और
वैचारिक रूप से ये मजबूत हमारे साथी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेंगे, अन्य दलों से मुकाबला करेंगे। एक तरफ ये, दूसरी तरफ हमारा सबल नेतृत्व प्रियंका जी का, तीसरी तरफ हमारे जो आम जनता से विभिन्न वर्गों के लिए ठोस हमारे जो कार्यक्रम हैं उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। सर, अभी एक मुलाकात हो गई थी, बाई चांस था वो, अखिलेश जी की और प्रियंका जी की काफ़ी चर्चाएं चलने लगी। वो बाई चांस था हालांकि फ्लाइट में। क्या उन चर्चाओं के कोई मायने भी निकाले जाएं आपके हिसाब से? देखिए, अब क्योंकि अब चुनाव है, राजनीति है, और उत्तर प्रदेश तो राजनीति का गढ़ है, और उसमें चर्चाएं होनी बहुत आम बात है। तो इसको जो लोग मायने निकाल रहे हैं वो अपने स्वतंत्र हैं। सर, हमने गठबंधन का भी जिक्र किया था। जैसे समाजवादी पार्टी ने अपना रुख साफ किया कि वो छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। भाजपा की अगर बात करते तो अपना दल है, और बाकी निषाद पार्टी के साथ अभी उनकी बातचीत हुई। कांग्रेस की अगर बात करें तो अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं है। क्या गठबंधन होगा किसी के साथ, या फिर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सब लोग घोषणा कर चुके हैं हम अकेले लड़ेंगे और छोटे पार्टियों से गठबंधन करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी, जो लोग हमसे गठबंधन करना चाहेंगे तो उसे चर्चा के लिए, जो हमारी छोटी जो पार्टियां हैं उससे बातचीत हो रही है, कुछ पार्टियों से बात हो रही है, लेकिन बड़े जो पार्टियों से गठबंधन होगा नहीं होगा तो वो दल लोग के लोग पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दिए हैं, और ये काम हायर लेवल पे होना है, तो इसके बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं पाऊँगा। जो निर्णय होगा वो हाईकमान अंतिम रूप से निर्णय लेंगे। लेकिन अभी तक के सारे राजनीतिक दल तो घोषणा कर दिए हम अकेले लड़ेंगे, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, चाहे और दल के लोग हों। छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन की बात सभी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है। सीएम के चेहरे को लेकर बड़ी चर्चा रहती है कि कांग्रेस के पास सीएम का चेहरा कौन सा होगा, सब जानना चाहते हैं। जैसे चाहे भाजपा की बात हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, सभी के लिए लगभग चीज़ें स्पष्ट रहती हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए अगर पूछें, देखिए, सपा बसपा के पास तो निश्चित रूप से जो चेहरे हैं वो हैं, वो पार्टी के सुप्रीमो भी हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अनेक अवसर ऐसे आए हैं जिसमें चेहरा वो सामने नहीं रखे हैं। जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो निश्चित रूप से वो चेहरा होता है। कांग्रेस में भी बहुत कम ऐसे अवसर आए हैं जिसमें जब हम विपक्ष में रहे हों और किसी चेहरे के सामने करके चुनाव लड़े हों। तो अभी जो है हम प्रियंका जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं। समय आने पर हाईकमान इसमें उचित निर्णय लेगी। सपा बसपा को कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं? भाजपा तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सत्ता में है, बहुमत से आई थी। लेकिन सपा और बसपा कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, सपा तो लड़ रही चुनाव। बसपा के बारे में कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है और वो लगातार पिछड़ती भी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो लड़ाई होगी वो कांग्रेस, बीजेपी और सपा के बीच में होगी। सपा की वजह से क्या लगता है कांग्रेस को कुछ नुकसान हो सकता है, कोई विशेष वोट बैंक जो लगता हो? देखिए, अपने अपने आइडियोलॉजी लेके सब जा रहे हैं, अपने अपने विचार और कार्यक्रमों को लेके जनता के बीच में जाएंगे, और जनता ही सर्वोपरि है। अंतिम निर्णय तो जनता करना है, तो वो सबसे सर्वोपरि है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से प्रियंका जी को के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, और जनता के जो रुझान है वो कांग्रेस के प्रति दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आएगा। आजकल जितने सामाजिक सम्मेलन चल रहे हैं तो उसमें चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष या बाकी नेता, एक बात लगातार कहते हैं कि जनता ने मौका दिया सबसे ज़्यादा कांग्रेस को, चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो, लेकिन कांग्रेस ने उनके लिए कुछ नहीं किया। चाहे वो फिर कभी, जैसे कल जिक्र करें मेडिकल कॉलेज का, जब लोकार्पण किया प्रधानमंत्री ने, तब भी ये कुछ आंकड़े सामने रखे गए कि पिछले 70 साल में कितने मेडिकल कॉलेज खुले, 4.5 साल में कितने खुले। तो ये आंकड़े हैं जिनको वो सामने रखते और कहते हैं कांग्रेस को मौका तो दिया लेकिन उसने जनता के लिए कुछ नहीं किया, परिवार के लिए किया। बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो बड़े होशियारी से 3 साल अपना भी जोड़ लेते हैं। 1947 से 70 साल 2017 होता है। 2014 में प्रधानमंत्री बन गए थे। इसके पहले अटल जी की 6 साल की सरकार, उसके पहले मोरारजी देसाई के सरकार, चौधरी चरण सिंह की सरकार, उसको भी ये लोग जोड़ लेते हैं। फिर भी यदि उसको मान लें कि कांग्रेस की सरकार रही 70 साल, तो और ये कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो बेच रहे हैं उसकी किसने बनाया? जितने एयरपोर्ट बेचने हैं, जितने रेलवे स्टेशन बेचने हैं, जितने हम नवरत्न को बेच रहे हैं, उसको किसने बनाया? आपने तो नहीं बनाया। तो बेच किसको रहे हैं? यदि हमने कुछ नहीं किया तो बेच किसको रहे हैं?
सवाल इस बात का है, आपके चाहे आईआईटी बनाने की बात है, चाहे आईआईएम बनाने की बात हो, जितने इंस्टीट्यूट बनाने की बात हो, चाहे नवरत्न बनाने की बात हो, कांग्रेस ने किया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी सरकार बेच रही है। तो बनाने का काम हमने किया है, बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस कितने बड़े मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव में? देखिए, ये पेट्रोल, डीजल, गैस किसी घर के अर्थव्यवस्था बनाने बिगाड़ने बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हर नौजवान मोटरसाइकिल में चलता है, उसके पास मोटरसाइकिल है। पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। खेती, किसानी, ट्रांसपोर्टेशन, सारे कुछ डीजल की कीमत पर निर्भर करता है कि महंगाई कितना प्रभावित करेगी। गैस की कीमत बढ़ने से रसोई पर कितना असर पड़ेगा। तो किसी भी घर के अर्थव्यवस्था बिगाड़ने में रसोई गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, बहुत ही ये तीनों चीज़ बहुत कारगर साबित होते हैं और निरंतर रोज बढ़ रहे हैं। रोज 35 पैसा बढ़ रहा है डीजल और पेट्रोल के भाव। तो इससे निश्चित रूप से हर घर प्रभावित है और इसी कारण से परेशान हो गया आम जनता। इनके अलावा और कौन से मुद्दे हैं जो असर डालने वाले हैं इस बार के चुनाव में और लगता है कि कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए, किसान का मुद्दा है, बेरोजगारों का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और यहाँ जो असमानता दिखाई पड़ती है, अनुसूचित जाति, जनजाति, किसान, महिला, बेरोजगार, ये बहुत बड़े मुद्दे होने वाले हैं। तो यानी मानते हैं कि मिशन 2022 जो है वो कांग्रेस ही फतेह करने वाली है? बिल्कुल, बिल्कुल हमारी तैयारी यही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। कांग्रेस की सरकार आने वाले समय में बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में भूपेश जी, जिन्होंने हर सवाल का जवाब दिया और दावा किया कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, कांग्रेस ही सत्ता में आएगी, क्योंकि जनता जो है वो उनके साथ है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।